सबको मेरा नमस्कार। पुनः आप सबका स्वागत इस उद्घोष क्रांति राम की के सत्र में। आइए सत्र का प्रारंभ प्रभु स्मरण से करते हैं। राम धुन हम सब पूर्ण भाव के साथ भजन मंडली के साथ स्वर मिलाएंगे। राम धुन प्रारंभ करिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हम लोग इस देश की धरती का गुणगान कर रहे थे। अभी तक हमने खेत की बात की, धरती की ममता की अंगड़ाई की बात की, बैलों के घुंघरू और रहट की शहनाई की बात की, और भारत माँ सबको प्यार देती इसकी चर्चा की। लेकिन ये भारत के सम्मान को जिन्होंने विश्व में ऊंचा किया, अब हम उनको याद करेंगे। क्योंकि कोई देश याद किया जाता है उनके संतानों से। अरे हमारे यहाँ भी माँ का नाम क्या है? फलाने की माँ। किसी माँ को माँ के नाम से नहीं पुकारते। वो प्रहलाद की माँ, वो सुभाष की माँ, वो मोहन की माँ, वो सोहन की माँ। बेटे से माँ का परिचय होता है, और बेटे ने बड़ा काम किया तो माँ का भी सम्मान ऊंचा, और बेटे ने कोई गलत काम किया तो माँ का भी सम्मान खत्म। हमारे देश में ऐसे महापुरुषों की परंपरा है, जिन महापुरुषों ने सारे विश्व को शांति दी। मुझे एक घटना याद आ रही है। अभी कुछ महीने के पूर्व जब भारत सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाने का 5 अगस्त को निर्णय लिया, उसके बाद सितंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ में पूरे विश्व के लोगों का एक वार्षिक समारोह था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री भी गए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी गए। भारत के प्रधानमंत्री ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा वाक्य बोला, सारा देश दुनिया खड़े होकर ताली बजाने लगे। जैसा मानो 100-125 साल पहले एक नरेंद्र गया था और सारे अमेरिका के लोगों को ताली बजाने के लिए बाध्य किया था। वही पुनः जन्म लेकर पुनः नरेंद्र बनकर आया। उन्होंने कहा, ये भारत बुद्ध का भारत है। भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया। गौतम बुद्ध, जिसने सारी दुनिया को प्यार और शांति का संदेश दिया, और दूसरी ओर पाकिस्तान तो युद्ध की बात करता रहा। हाँ, चलिए इसी प्रसंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ने
जब कश्मीर की चर्चा की, 11 बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चर्चा की पार्लियामेंट में, माने वर्ल्ड के पार्लियामेंट में संघ के बारे में बोला खराब और गलत बोला। उसको कुछ मालूम भी नहीं था कि संघ के सरसंघचालक कौन है या किसने शुरू किया। लेकिन चलो, तो हमारे संघ के अधिकारियों ने कहा, इमरान साहब आपको धन्यवाद। अरे संयुक्त राष्ट्र संघ में संघ की बात अब कैसे कौन बोलेगा, आपने बोल तो दिया। संघ का प्रचार हो गया। उन्होंने ये कहा कि मोदी जी संघ के एजेंडा में काम कर रहे हैं, संघ टेररिस्ट मूवमेंट है, संघ ऐसा है वैसा है, बड़ी आलोचना की। हम लोगों को ध्यान में आया कि कांटा कहाँ चुभा हुआ है। उनको मोदी जी से चिंता नहीं थी और मोदी जी का नाम लिया एक बार, वो भी प्रधानमंत्री स्थान पर राष्ट्रपति बोल गए, बड़ी हंसी भी हुई उनकी, छोड़ो। लेकिन मोदी जी से चिंता नहीं थी, चिंता संघ से थी। मोदी जी की सेना से चिंता नहीं थी, संघ की सेना से चिंता थी। और संघ की सेना कौन सी? संघ की सेना में एकल अभियान भी एक भाग है। और मुझे विश्वास है कि यदि इमरान साहब ने कुछ इतिहास पढ़ा होगा, कुछ उनके सलाहकारों ने कोई बात बताई होगी, तो उनको अच्छी तरह पता होगी कि भारत की ताकत ग्रामीण भारत है और ग्रामीण भारत की ताकत एकल अभियान है। और इसलिए वो संघ के नाम से एकल अभियान को संबोधन कर रहे थे। उनको मालूम था कि जिस दिन ग्रामीण भारत खड़ा हो जाएगा, इस देश में कोई षड्यंत्र नहीं चलेगा। इसलिए हमारे देश के महापुरुष, जिनके नाम से दुनिया भारत को जानती है, उसका स्मरण हम लोग इस गीत के अंतिम चरण में करेंगे। आइए अब उन महापुरुषों का वर्णन सुनते हैं। मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गौतम नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरि सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग बना बसंती भगत सिंह। रंग भगवा वीर सावरकर से, रंग भगवा वीर सावरकर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जिन महापुरुषों का स्मरण किया गया, उनमें से गौतम नानक की चर्चा तो आप सुन चुके हैं।
और गांधी जी के बारे में आपने बहुत सुना है, लेकिन जिनके बारे में भारतवासियों को नहीं मालूम है वो सुभाष चंद्र बोस हैं, वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में पिछले 60-70 साल का शासन उन लोगों के हाथ में था जो सुभाष चंद्र बोस के विरोधी थे। और सुभाष चंद्र बोस आज़ादी की लड़ाई के चमकते सितारे थे। शायद आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी भी उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। बाकी की बात छोड़ दो, जो काम सुभाष चंद्र बोस ने किया वह काम इतिहास की अमर कथा में लिखा है। और हमें खुशी है कि इस नई सरकार में देश के प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस को स्मरण किया। आइए हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें, जिससे कि हमारे देश के नौजवानों को एक नई क्रांति का ज्ञान होगा। सुभाष बाबू एक बहुत संपन्न परिवार में, बंगाल के परिवार में जन्म लिया और उनके पिता का इच्छा थी कि ऊंची से ऊंची पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड में जाएं। उस समय तो वही ज़माना था। उन्होंने वहाँ पर जाकर सर्वोच्च शिक्षा को प्राप्त करके वो वापस भारत में आ गए और उस शिक्षा के नाते वो किसी सरकार के, अंग्रेज सरकार के नौकर हो सकते थे। उन्होंने नौकर करना स्वीकार नहीं किया और उन्होंने देश को आज़ादी करने के लिए कांग्रेस ज्वाइन की। और कांग्रेस में उस समय 2 दल बन गए थे, नरम दल, गरम दल। नरम दल जो अंग्रेजों के सामने बड़े विनय के साथ, बहुत नम्रता के साथ आज़ादी की मांग कर रहे थे, चिट्ठियां लिख रहे थे, अपील कर रहे थे। सुभाष बाबू को लगा कि इस तरीके से देश आज़ाद नहीं होगा, तो कांग्रेस के अंदर उन्होंने गरम दल बनाया और संयोग से कांग्रेस के अधिकांश लोग सुभाष बाबू के समर्थक बन गए। नरम दल का नेतृत्व तो गांधी जी कर रहे थे, उनके साथ मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे और गरम दल का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होना था। चुनाव में नरम दल की ओर से पट्टाभी सीतारमन खड़े हुए थे और गरम दल की ओर से स्वयं सुभाष बाबू खड़े थे। चुनाव में सुभाष बाबू जीत गए, लेकिन परिणाम घोषित होने के पूर्व गांधी जी सुभाष बाबू के सामने झोली पसार कर खड़े हो गए। सुभाष बाबू, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप अध्यक्ष बन जाएंगे, मैं कांग्रेस में नहीं रह पाऊंगा और कांग्रेस विभाजित हो जाएगी। सुभाष बाबू यद्यपि इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन गांधी जी का सम्मान किया। गांधी जी आयु में बड़े थे और अंग्रेजों की नीति थी, गांधी जी को आगे बढ़ा भी रहे थे और गांधी जी संत प्रकृति के व्यक्ति थे, गलती से राजनीति में चले गए। तो सुभाष बाबू ने गांधी जी की बात मानकर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपनी अलग संस्था बनाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था। अंग्रेज यद्यपि उसमें जीत गए थे, लेकिन उनकी ताकत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए उनको तो भारत छोड़कर जाना ही था।
कोई न कोई बहाना वो खोज रहे थे। सुभाष बाबू ने इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो पक्ष हारा था, जिसमें जर्मनी और जापान था, इनके साथ मित्रता की। जर्मनी जापान के सहायता से एक सेना बनाई, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सेना का गठन हुआ और केवल 3 साल में ही वह सेना बहुत प्रभावी होकर बर्मा के रास्ते से भारत में प्रवेश करती है और भारत के उस समय के अंग्रेज राज्य को मणिपुर में परास्त करती है। इतना ही नहीं तो 1943 में अंडमान निकोबार में सुभाष बाबू की सेना का अधिकार होता है। वहाँ पर देश की आज़ाद हिंद फौज के द्वारा आज़ाद हिंद सरकार बनाई जाती है, तिरंगा झंडा फहराया जाता है। सुभाष बाबू पहले प्रधानमंत्री घोषित होते हैं। उनकी सरकार को दुनिया के कुछ देशों ने मान्यता दी। ये सन 47 में आज़ादी मनाने वाले लोग सुन लो, तुम्हारे आज़ादी के 4 साल पहले सुभाष बाबू ने आज़ाद हिंद सरकार बना ली, अपना बैंक बना लिया, अपनी मुद्रा बना ली, अपनी सरकार बना ली, सारी चीजें बनाकर सारी दुनिया में प्रसारित कर दी। ये थे सुभाष बाबू। अब सुभाष बाबू के जीवन की एक घटना मैंने भी किसी अधिकारी के मुंह से सुनी और मुझे लगता है कि यह वो अवसर है जिसमें कि हमारे श्रोताओं को मालूम पड़े कैसा था सुभाष बाबू का जीवन, कैसा था उस समय आज़ाद हिंद फौज के लोगों की मनस्थिति। सुभाष बाबू मणिपुर में अपनी सेना लेकर आ गए और आगे बढ़ने के पूर्व वर्षा काल आ गया और वर्षा काल में सुभाष बाबू के पास वो वाहन नहीं थे जिससे वर्षा काल में भी वो आगे बढ़ सके। इसलिए मणिपुर में ही उन्होंने अपना डेरा लगाया और सुभाष बाबू के सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनका पूरा परिवार उनके साथ ही रहता था। ऐसा कहते हैं कि उनके डेरे में कुछ बड़े अधिकारियों के परिवार भी थे, उनके बच्चे भी थे। और इधर अंग्रेज, उनके पास टैंक था। वो टैंक किसी भी जमीन पर आगे बढ़ सकता है, बरसात का कोई असर नहीं होता। अंग्रेज सेना आगे बढ़ती गई, सुभाष बाबू की सेना आगे नहीं बढ़ पाई। स्वाभाविक उनकी चिंता की बात थी। तो ऐसा कहते हैं कि सुभाष बाबू का एक नियम था, छोटे बच्चों के साथ 10 मिनट क्यों ना हो वो उनके साथ समय बिताते थे, खेलते थे, मस्ती करते थे, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे। तो जो परिवार वहाँ थे उनके बच्चे सुभाष बाबू के बड़े प्रिय हो गए थे और सुभाष बाबू भी उन बच्चों के प्रिय हो गए थे। एक दिन की बात, बच्चे इकट्ठे हो गए, सुभाष बाबू नहीं आए। बच्चों ने सोचा कि चलो थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी चाहिए, तो प्रतीक्षा की, लेकिन सुभाष बाबू नहीं आए। बच्चों ने सोचा कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब चूंकि वो सैनिकों के बच्चे थे, उन्होंने कहा नहीं, सुभाष बाबू से नहीं आने का कारण मालूम करना पड़ेगा, हम वापस नहीं जाएंगे। तो उन बच्चों के दल में जो प्रमुख था उसको
सुभाष बाबू से मिलने के लिए भेजा गया। वो सुभाष बाबू के उस कक्ष में पहुंचा जहां सब लोग बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे। ये बालक ज्यों ही सुभाष बाबू के उस विचार विमर्श कक्ष में पहुंचा, सैल्यूट किया, खटाक से सैल्यूट किया। सबका ध्यान इस बालक की ओर गया। उस बालक के पिता वहां बैठे थे। उसने इस बालक को डांटा, अरे क्या तुम यहां डिस्टर्ब करने आ गए, चले जाओ यहां से। वो बालक सहम गया। सुभाष बाबू ने कहा नहीं नहीं, कुछ कहने आया है, बोलने दो। तो सुभाष बाबू ने कहा बोलो क्या बात है। सुभाष बाबू, हम ये जानने आए हैं, हमारे बच्चे वहाँ इकट्ठे हैं, आज आप नहीं आए, क्या कारण है आप नहीं आए। देखो, उसका पिता उसको डांट रहा है क्योंकि बहुत चिंता में थे, और सुभाष बाबू उसे सुन रहे हैं। सुभाष बाबू से प्रश्न पूछ रहा है। ये था उसका साहस। सुभाष बाबू ने कहा बेटे, हम लोग बहुत चिंता में हैं, अंग्रेजों की सेना बढ़ रही है, आगे आ रही है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कैसे हमारा भविष्य होगा, क्या रणनीति होगी, हम उसका विचार कर रहे हैं, इसलिए आज मैं नहीं आ पाया, माफ़ करना, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। उन्होंने सैल्यूट मारा और चला गया। अब सब बच्चों ने पूछा बताओ क्या कहा। इसने सब बात बता दी। बच्चों ने कहा अच्छा, सुभाष बाबू पर संकट है तो संकट तो हमारे ऊपर भी है, और सुभाष बाबू की टीम उसमें रास्ता नहीं निकाल पाई तो जरा हम लोग सोचें। उन्होंने विचार विमर्श किया, एक योजना बनाई, और फिर इस नेता को भेजा, जाओ सुभाष बाबू से हमारी मांग पूरी करने के लिए कहो। ये नेता फिर पहुंच गया वहाँ पर, फिर सैल्यूट मारा। फिर उसके पिता और बाकी लोग बैठे थे, अरे तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, अभी तो आए थे और फिर क्यों आ गए। सुभाष बाबू ने कहा नहीं, कुछ कहने आया, सुन लो ना 2 मिनट, क्या फ़र्क पड़ता है। उसने फिर मारा। सुभाष बाबू ने पूछा बोलो क्या कहना है। सुभाष बाबू, आज हम बच्चों की ओर से आपसे कुछ मांग रहे हैं, आपको देना पड़ेगा। इतनी जोर से बोला, सारे उनके ऑफिसर परेशान हो गए, ये क्या बालक है, पागल है, हमारे कमांडर इन चीफ को कह रहा आपको देना पड़ेगा। लेकिन बच्चों को सुभाष बाबू प्यार करते थे, इसलिए उसने बोला बोलो बेटे क्या चाहिए। सुभाष बाबू, हमें आपसे 2 चीज़ें चाहिए, एक ट्रक चाहिए और छोटे छोटे हैंड ग्रेनेड चाहिए। अरे ट्रक और हैंड ग्रेनेड क्या करोगे, क्या करेंगे हम नहीं बताएंगे, आपको देना पड़ेगा। तो सुभाष बाबू ने कहा, अरे बच्चे हैं, पता चलो उसको टालने के लिए, हाँ हाँ चलो ले जाओ, आदेश दिए जाओ, इसको एक ट्रक दे दो और जितने हैंड ग्रेनेड मांगे तो दे दो। वो बच्चा आ गया। उन बच्चों ने उस हैंड ग्रेनेड, छोटा सा बम होता है वो, अपनी पीठ पर बांधा, ट्रक में बैठे। जिस दिशा से अंग्रेज सेना बढ़ रही थी उस दिशा की ओर तेजी से उस ट्रक के माध्यम से आगे बढ़े, और जब अंग्रेज सेना के बहुत निकट पहुंच गए, ट्रक को वापस कर दिया और सब बच्चे वहां उतर गए, और उस मार्ग के दोनों ओर की झाड़ियों में सारे बच्चे छुप गए। अंग्रेज सेना तो चल रही थी, रात का समय था, और जब अंग्रेज सेना उनकी रेंज में आ गई, जितने बच्चे बैठे थे उसके सामने आ गए, उनके नेता ने सीटी बजाई, सब बच्चे कूद कर सेना के टैंक के सामने लेट गए। टैंक उन बच्चों के ऊपर निकल गया, बच्चे पिस गए, लेकिन पीठ पे बंधा हुआ बम फट गया। सारे टैंक का जो चेन होता है जिससे चलते हैं, सब चेन टूट गए।
अंग्रेज सेना उसी स्थिति में आ गई जिस स्थिति में सुभाष बाबू की सेना थी। आगे बढ़ने का सारा रास्ता बंद। बोलो, यह है सुभाष बाबू के साथ रहने वाले परिवार के बच्चों की बात, और ये सच कहानी है, ये गप नहीं है। अभी भी कुछ लोग मिल जाएंगे उस सेना के, वो बताएंगे आपको। ये थे सुभाष बाबू। अब सुभाष बाबू, एक समय आया, अंग्रेजों के पास सेना अधिक थी और सुभाष बाबू को जर्मनी और जापान के लोग, चूंकि वो अंग्रेजों से हारे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उन्होंने सहायता भी की। इसके कारण सुभाष बाबू को बहुत कांग्रेस सरकार ने अपमानित किया। वो जर्मनी के हिटलर की उपाधि देते थे। खैर, सुभाष बाबू बिना किसी सूचना के दुनिया से चले गए। आज तक ये विवाद बना है कि सुभाष बाबू क्या विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई, या वो लापता हो गए, या मृत्यु कैसे हुई। अभी भी सुभाष बाबू की मृत्यु पर रहस्य बना हुआ है। लेकिन मैं इस देश के सारे नौजवानों से कहना चाहूँगा, सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श बनाओ, जिसने आज़ादी के सन 47 के 4 वर्ष पूर्व देश को आज़ाद सरकार दी थी। घोर कठिनाई में भी, गांधी जी के विरोध के बाद भी, कांग्रेस के विरोध के बाद भी आज़ाद हिंद फौज ने इतनी बड़ी सेना बनाई। अभी अभी एक सज्जन आए मुझे मिलने के लिए, वो एक आज़ाद हिंद फौज के पुराने सैनिक से मिल कर आए। उन्होंने कहा कि जब आज़ाद हिंद फौज में भर्ती का आह्वान सुभाष बाबू ने किया, उनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य था, तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। नौजवानों से अपील की, इतने नौजवान तैयार हो गए, इतनी बड़ी संख्या तैयार हो गई कि सुभाष बाबू कल्पना भी नहीं थी। गांव के गांव हजारों लोग चलने लग गए। सुभाष बाबू ने अपनी संख्या को सीमित करने के लिए एक शर्त लगा दी, वही नौजवान स्वीकार किए जाएंगे जो 6 फुट लंबे होंगे। स्वाभाविक है, उनके बहुत बड़ी संख्या रुक गई। अर्थात क्या था देश का माहौल? आज़ादी के पहले अंग्रेजों का अत्याचार, क्रांतिकारियों को फांसी के फंदा, लोग शहीद हो रहे हैं, लेकिन नौजवान सुभाष बाबू के आह्वान पर आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए जाते हैं। केवल बेटे नहीं, बेटियां। लक्ष्मीबाई सेना की प्रमुख सहगल अभी तक जीवित है या अभी भी नहीं है, लेकिन मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा है, वो अभी भी हैं, जो बताती हैं कि सुभाष बाबू की सेना में कैसे कैसे काम होते थे। इसलिए सुभाष बाबू का स्मरण आज इस गीत के माध्यम से हम कर रहे हैं, और मैं अपील कर रहा हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमान मोदी जी को, जिन्होंने सुभाष बाबू की आज़ादी का उत्सव लाल किला में मनाया। सुभाष बाबू की टोपी पहनकर सैल्यूट किया, सुभाष बाबू को याद किया, 1943 को याद किया, जब सुभाष बाबू ने आज़ाद हिंदुस्तान की सरकार बना ली थी। एक दूसरे महापुरुष की चर्चा इसमें हम लोग सुन रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। देखो, टैगोर जी भी यद्यपि कुछ समर्थन है, लेकिन इनको पूरा समर्थन नहीं मिला। इन्होंने ही जन गण मन अधिनायक जय है ये गीत लिखा था। अरे गीत तो लिखा था जन गण मन भारत के
जनता को सम्मान करते हुए। लेकिन कांग्रेस शासन ने अंग्रेजों के लिए ये गीत लिखा गया है, इसका प्रचार किया। अब जाकर उस गीत के प्रारंभ करने वालों ने बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर अंग्रेजों का गुण गाएंगे, असंभव। हाँ, ये बात ठीक है, अंग्रेजों ने भारत के, विशेष रूप से बंगाल, क्योंकि अंग्रेजों की दिल्ली तो बहुत बाद में राजधानी बनी, पहले कलकत्ता राजधानी थी, और बंगाली समाज को खुश करने के लिए अंग्रेजों ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दिलाया था। ये बात ठीक है, और नोबेल प्राइज मिलने के बाद सारी दुनिया में तो नाम होता ही है। लेकिन देखो, टैगोर जी के जीवन की भी एक कहानी, सच्ची कहानी, ये आज याद आ रही है और मैं आपको सुनाना चाहता हूं। टैगोर जी आज नोबेल प्राइज मिलने के बाद दुनिया के बहुत से देशों ने उनको आमंत्रित किया, उनको सम्मानित करने का उन्होंने योजना बनाई। उसमें से जापान, टोक्यो यूनिवर्सिटी, उन्होंने टैगोर जी को निमंत्रण दिया और कहा कि कृपया यहाँ आइए, हमारी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के सामने आप संबोधन कीजिए, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। टैगोर जी वहाँ गए। वहाँ उनके दो कार्यक्रम थे। प्रातःकाल एक बच्चों का विद्यालय देखना था और सायंकाल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को संबोधन करना था। प्रातःकाल बच्चों के विद्यालय को देखने के लिए टैगोर जी गए। अब बच्चों का अनुशासन, वेश सब देखकर बहुत प्रभावित हो गए। लेकिन उनके ध्यान में एक बात आई कि पूरे विद्यालय के हर कक्षा में एक ही चित्र है, महात्मा गौतम बुद्ध का। टैगोर जी के मन में एक प्रश्न आया। एक कक्षा में एक छोटे से बालक से टैगोर जी ने पूछा कि बच्चे, तुम जानते हो चित्र किसका है? वो बालक खड़े होकर, हाँ, ये हमारे भगवान गौतम बुद्ध का चित्र है। टैगोर जी के मन में पता नहीं क्या आया। उन्होंने एक बात पूछी, तुमको मालूम है ये भगवान गौतम बुद्ध कहाँ के थे? हाँ, ये भारत के थे। अब तीसरा प्रश्न पूछा, जिस प्रश्न के उत्तर में भारत के अधिकांश लोग फेल हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। जो स्वामी टैगोर जी ने उस बालक से पूछा, अरे बालक, यदि ये गौतम बुद्ध भारत से एक सेना लेकर जापान पर आक्रमण करने आए, तब तुम क्या करोगे? ध्यान में आ गया? जिसको वो भगवान कह रहा है, वो भगवान सेना लेकर जापान पर हमला करने के लिए आ रहा है, बालक क्या करेगा? टैगोर जी लिखते हैं, वो बालक नीचे खड़ा था, कूद कर डेस्क पर खड़ा हो गया और कहा कि श्रीमान, यदि गौतम बुद्ध हमारे देश पर हमला करने आएंगे, मेरे बंदूक की पहली गोली उनके सीने पर लगेगी। है हिम्मत किसी की जिसको तुम भगवान मानते हो? वो भगवान भी देश से बड़ा नहीं है। ये था टैगोर जी का अनुभव, और उसी कारण जापान भी द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्णतः ध्वस्त होने के बाद आज दुनिया की एक बड़ी भारी अर्थव्यवस्था बन गया है। सायंकाल की घटना, सायंकाल कॉलेज के विद्यार्थियों के सामने उनका भाषण था। भाषण का समय हो गया, सारे विद्यार्थी हॉल के बाहर चारों ओर घूम रहे हैं, कोई हॉल में नहीं आ रहा। घंटी बजाई, अनाउंसमेंट हुआ, कुछ नहीं। तो वहाँ के प्रमुख वाइस चांसलर ने अपने अध्यापकों का, जाओ सब बच्चों को बुला के लाओ, अतिथि महोदय का आने का समय हो गया बस। तो ये सब वहाँ गए, उनके अध्यापक उन विद्यार्थियों के पास गए। अरे कहा, चलो, तुमको बताया गया है वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर आए हैं, नोबेल प्राइज, ये वो, तुम चलो। मालूम है उन विद्यार्थियों ने क्या कहा? श्रीमान जी, टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला होगा,
लेकिन टैगोर जी उस देश के प्रतिनिधि हैं जो देश गुलाम है। एक गुलाम देश के नागरिक को आजाद देश का नागरिक या विद्यार्थी सम्मान नहीं कर सकता। व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी महानता उसके देश की अवस्था से पहचानी जाती है। और टैगोर जी बिना भाषण दिए वापस आए। ये था जापान के बच्चे, जापान के युवा, उनका चिंतन। मित्रों, इसी चिंतन से कोई देश महान बनता है। बस इस चिंतन के लिए ही यहाँ सुभाष बाबू और टैगोर की बात ध्यान में आई। हरि सिंह नलवा, हरि सिंह नलवा एक ऐसे बड़ा क्रांतिकारी वीर थे जिससे सारी अंग्रेज सेना घबराती थी। वही दुर्भाग्य, हमारे देश का दुर्भाग्य, कोई ना कोई देश में दुश्मन का एजेंट होता है जो गद्दारी करता है और हमारे लोग मारे जाते हैं। भगत सिंह की बात तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। भगत सिंह एक गरीब घर के युवा थे, किसान के बेटे थे, सिख समाज से थे। ये अलग है कि जब वो क्रांतिकारी बने, उन्होंने अपना वेश बदला और हमको मालूम है कि उन्होंने असेंबली में बम गिराया, वो वहाँ से भागे नहीं और उनको पकड़ा गया। जेल में कितनी यातनाएं दी। एक फिल्म आई थी हमारे देश में शहीद नाम से, बात लगभग 50-60 साल पुरानी है, 1964-65 की बात होगी। तो वो शहीद पिक्चर देखने हम लोग भी गए थे। मैं उस समय वाराणसी का नगर प्रचारक था। शाखाओं में कार्यक्रम बना, आज ये शाखा जाएगी, आज वो शाखा जाएगी। मुझको भी निमंत्रण था, 2-3 बार मैं भी गया। उस पिक्चर को, भगत सिंह पर वो पिक्चर थी, जो यातनाएं दी गई वो देखकर इतना गुस्सा आता था, लेकिन बाद में आत्मग्लानि होती थी। देखो, इस यातना में भी ये नौजवान नहीं टूटा और हम थोड़ी सी कठिनाई में ही बस हार जाते हैं। अरे साहब बड़ी कठिनाई होगी परिवार में, ये अरे साहब इतना दूर कौन पैदल आएगा, अरे साहब ये कठिनाई वो कठिनाई, हमारे पास 10 बहाना है। लेकिन जिस भगत सिंह को तुम अपना आदर्श मानते हो, वो भी तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर गिरफ्तारी दी जिससे कि हिंदुस्तान के नौजवानों को आज़ादी की क्रांति जग सके। और ऐसा कहते हैं कि भगत सिंह को चंद राजगुरु सुखदेव भगत सिंह तीनों वहाँ पर उनको फांसी दी गई। और लाहौर में जहाँ उन पर केस चला, जहाँ फांसी देने की बात थी, फांसी दी गई, लेकिन इतना बड़ा उस समय नौजवानों का विचार एक आंदोलन हुआ कि उनके शव को लाहौर में जलाना को हो, दफनाना करने की हिम्मत अंग्रेज सरकार की नहीं हुई। वो अमृतसर के पास जहाँ अभी अटारी गेट है, मैं वहाँ गया, वहाँ उन तीनों की समाधि है। अर्थात ऐसा था हमारे देश का युवा। मित्रों, जिस आज़ादी का आनंद हम लोग ले रहे हैं, उस आज़ादी में क्या कुर्बानियाँ हुई। सावरकर का स्मरण करते ही मैं इसलिए भावुक हो गया कि मैं गया था अंडमान, मैंने देखी सेलुलर जेल, मैंने देखा है वो कमरा, मैंने देखे वो सारे साधन जिसमें सावरकर जी पर अत्याचार होते थे।
एक संतोष की बात है कि मोदी जी भी वहाँ गए, उस कमरे में उन्होंने ध्यान दिया, उनको प्रणाम किया। पहली बार आज़ादी के बाद सावरकर को सम्मान मिला, जिसकी कुर्बानी को वर्तमान देश का कोई भी नेता बराबरी नहीं कर सकता। सावरकर कितना अत्याचार, तो मैं आपको एक दो घटना सुनाता हूँ। वहाँ पर एक पनिशमेंट सेल है, अर्थात आप जब जाएंगे सेलुलर जेल में तो वहाँ एक कक्ष बना है जहाँ पर कि कैदियों को दंड देने के जो जो उपकरण प्रयोग किए जाते थे उसकी प्रदर्शनी है। जिस कोलू के बैल बनकर सावरकर को एक निश्चित मात्रा का तेल निकालना पड़ता, वो कोलू आज भी है। आप कोलू को उठाएंगे तो उठा भी नहीं पाएंगे, इतना भारी है। लेकिन वो तिपाई थी जहाँ सावरकर को हाथ बांधकर उनकी पिटाई की जाती थी। वो कोट है जिसके अंदर कील लगे थे, जिसको पहनाकर सावरकर के ऊपर प्रहार होता था। और वो कोठी है जहाँ पर सावरकर लेट भी नहीं सकते थे। वो दीवार है जहाँ सावरकर कविताएं लिखते थे। इतने अत्याचार में भी सावरकर कविताएं लिखते थे। वो कविताएं प्रकाशित हुई हैं। ये था सावरकर। सावरकर के बड़े भाई भी वहाँ पहुँचे। ना बड़े भाई को मालूम कि छोटा भाई यहाँ है, ना छोटे भाई को मालूम बड़ा भाई वहाँ है, क्योंकि सेलुलर जेल ऐसी बनाई है कोई किसी को नहीं जान सकता। मित्रों, इस गीत के माध्यम से हमने उन सब महापुरुषों को याद किया। आप सबको मैं पुनः नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ ये सारे महापुरुष हमारे जीवन का आदर्श बने। सबको नमस्कार, धन्यवाद।